नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अक्सर आप विपक्षी दलों को, विपक्ष के नेताओं को, बहुत सारे पत्रकारों को, विश्लेषणकर्ताओं को, कमेंटेटरों को ये कहते पाएंगे कि भारत में जो परिस्थितियां बन गई हैं उसमें कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई है कि सत्ता परिवर्तन हो। मोदी जी ने हर सत्ता के हर प्रतिष्ठान पर इस तरह से कब्जा कर लिया है कि उन्हें हराना नामुमकिन हो गया है, असंभव हो गया है। मीडिया पर उनका पूरा 100% या 99% तो कह ही सकते हैं कंट्रोल हो चुका है। वो चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में ले चुके हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि न्यायपालिका किस तरह से उनके हिसाब से काम करती है। उनके पास असीमित ताकतें हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, पुलिस है, सेना है, और फिर बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं जो अपनी थैलियां खोल के बैठे हैं उनको चुनाव में मदद करने के लिए। तो ये तमाम जो एक शस्त्रागार चाहिए एक ऐसी जंग को लड़ने के लिए, वो उनके पास भरपूर है। और उनके खिलाफ जो विपक्षी दल खड़े हैं वो खाली हाथ हैं। उनके पास ना धन है, ना मीडिया बल है, ना एजेंसी बल है और ना कारपोरेट बल है। किसी तरह का उनकी पास शक्ति नहीं है जिससे वो मोदी के इस माइट को चैलेंज कर सकें। ये एक आम धारणा बन गई है, न केवल विश्लेषणकर्ताओं में बल्कि आम लोगों में भी यही बात आप सुनते पाएंगे। यही उनका रिएक्शन है कि मोदी को हराना मुश्किल है। और हराना इसलिए मुश्किल है कि जो मैंने अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कारण बताए वो इतने प्रबल हैं कि किसी ऐसे बलशाली शासक या सरकार को हिलाना डिलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये परिस्थितियां हमारे यहाँ हैं और ये निष्कर्ष लोग अक्सर निकालते देखे जाते हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है जो अभी घटित हुई है हंगरी में। हंगरी के जो प्रधानमंत्री थे विक्टर ओरबान, वो हारे हैं और उनको एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत मजे हुए नेता नहीं थे वो, पीटर मेग्यार, जिनकी तिस्जा पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया। उनको 53 से 55% वोट मिले और 199 में से 138 सीटें उन्हें मिल गई। जबकि ओरबान जो 16 साल से सत्ता पर काबिज थे वो सत्ता से बाहर हो गए। अब ये दो पैरेलल अगर आप रखकर सोचें, हिंदुस्तान हंगरी, तो आपको बहुत एक जैसी स्थितियां मिलेंगी और वहाँ से आपको समझ में आएगा कि दरअसल हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। चाहे मीडिया कंट्रोल हो, चाहे इलेक्शन कंट्रोल हो, चाहे आपके हाथ में सत्ता ही क्यों ना हो, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। और उसके बाद उसके बियॉन्ड कोई भी शासक टिक नहीं पाता है। एक लिमिट होती है। बड़े से बड़े तानाशाह आखिरकार सत्ता से बाहर हुए, उनको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, या तो चुनाव के जरिए किया या फिर एक पूरी क्रांति हुई और उसमें उन्हें ठिकाने लगा दिया गया। तो हंगरी में क्या हुआ? हंगरी में चुनाव हुए और चुनाव के जरिए तानाशाह जो 16 साल से सत्ता पर काबिज था, विक्टर ओरबान, उसको हटा दिया गया। अब जो मैं पैरेलल ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ कि हंगरी और भारत में परिस्थितियाँ कैसे एक जैसी थीं, उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कि हंगरी में ओरबान ने कैसे मीडिया को कंट्रोल कर रखा था। जैसे हमारे यहाँ पूरा एक गोदी मीडिया है जिसको कंट्रोल करके रखा गया है। 99% मीडिया बिल्कुल सरकार के हिसाब से चलता है, सरकार के पक्ष में चलता है, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, सरकार की किसी तरह से क्रिटिसिज्म नहीं करता है। 2010-11 में जब ओरबान सत्ता में आए, उनकी फिदेस पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया मीडिया काउंसिल बनाया जिसके सभी सदस्य उनकी अपनी ही पार्टी के लोग थे। और इस काउंसिल ने प्रिंट, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन मीडिया सबको रेगुलेट करने का अधिकार ले लिया। और जो वहाँ का पब्लिक ब्रॉडकास्टर था उसको पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मशीन में तब्दील कर दिया गया। फिर जो ओलिगार्क्स थे, यानी सरकार से जुड़े कारोबारी,
आप समझ सकते हैं कि जैसे मोदी जी से जुड़े अंबानी, अडानी हैं, उन लोगों ने स्वतंत्र मीडिया को खरीदना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ, पहले न्यूज़ 18 बिका, उसको अंबानी ने खरीदा, और उधर अडानी ने NDTV को खरीद लिया। तो ये वहाँ भी हुआ, और 2018 में सैकड़ों प्रो गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट्स को एक फाउंडेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया जो फिदेस के वफादारों के बिल्कुल नियंत्रण में थे। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार इससे ओरबान के पास देश के 80% मीडिया मार्केट का कंट्रोल हो गया। स्वतंत्र आउटलेट्स पर दबाव डाला गया, उनको खरीदा गया, उनके एडिटर्स को जो क्रिटिसाइज़ करते थे उनको निकाल दिया गया, जो नहीं माने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए, उन पर मुकदमे थोपे गए, और उनको देश की संप्रभुता के नाम पर विदेशी प्रभाव वाला या विदेशी धन से चलने वाला या इस तरह से ब्रांड करके उन पर कार्रवाई की गई, मुकदमे ठोके गए। और जो सरकार की तरफ से मिलने वाले विज्ञापन थे वो केवल उन प्रो गवर्नमेंट मीडिया को मिलता था, जिससे स्वतंत्र मीडिया आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि RSF ने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ओरबान को मीडिया प्रेडेटर कहा। मीडिया प्रेडेटर मतलब मीडिया को निकल जाने वाला, उसका शिकार करने वाला कहा। एक तो ये जो हुआ इस फ्रंट पर, मीडिया पर कंट्रोल के फ्रंट पर। अब आइए जो मोदी सरकार का एक दूसरा पक्ष है कि कैसे वो चुनाव की प्रक्रिया को बदल रहे हैं ताकि उनका पूरा कंट्रोल हो जाए। यही ओरबान ने किया। और कई बार तो ये इसको अध्ययन करते हुए समय मुझे लगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, उनके सलाहकार, उनकी सरकार हंगरी के इलेक्शन मॉडल को तो कॉपी नहीं कर रही है। हंगरी के जो मीडिया मॉडल बनाया था ओरबान ने, या जो किया था उसकी कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है कुछ और देशों से सीखा हो, या हो सकता है अपने गुजरात के एक्सपीरियंस को वो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हों, जो भी है। लेकिन आपको यहाँ भी एक पैरेलल आपको देखने को मिलता है कि ओरबान ने पूरे 16 साल में चुनावी प्रणाली को अपने पक्ष में ढाल लिया। 2026 चुनाव में भी फिदेस ने कई तरीके अपनाए जिन्हें विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने धांधली और सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन कहा। ये सारे आरोप लगाए गए। तो एक एक करके अब मैं बताता हूँ क्या क्या किया। एक तो चुनावी सिस्टम में गैरीमैंडरिंग किया उन्होंने। गैरीमैंडरिंग ये है कि चुनाव क्षेत्र को ऐसे काट फीट दो, इस तरह से अभी जो परिसीमन का मामला चल रहा था वो यही था। जो विपक्ष इसका विरोध कर रहा था इसी डर से कर रहा था, क्योंकि इस तरह के प्रयोग जम्मू कश्मीर और असम में मोदी सरकार कर चुकी है और वो देश राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती है। ये प्रयोग ओरबान पहले ही अपने मुल्क हंगरी में कर चुके थे। तो उन्होंने 106 ज़िलों की सीटों को इस तरह से डिफ़ाइन किया, उनकी बाउंड्री इस तरह से डिफ़ाइन की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिदेस को सीटें मिलें और टिस्जा पार्टी को साधारण बहुमत के लिए भी 5% एक्स्ट्रा वोट चाहिए हों। तो इस तरह से उन्होंने गैरीमैंडरिंग की कंस्टिट्यूंसी की। फिर जो मिश्रित चुनाव प्रणाली को ऐसे डिजाइन किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लस पार्टी लिस्ट होती है, किया गया कि प्रदेश को लोकप्रिय वोट कम मिलने पर भी 2/3 बहुमत मिल सकता था। मतलब आप देखिए किस किस तरह से उन्होंने पूरी इलेक्शन प्रोसेस को इस तरह से जोड़ दिया गया, घुमा दिया गया कि हर हालत में अपोजिशन की पार्टी डिसएडवांटेज पर थी और उनकी पार्टी फ़ायदे में थी हर तरह से। फिर उन्होंने एक और बड़ा काम किया, हमारे मोदी जी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ये किया, घुमा फिरा कर किया। कैंपेन खर्च की सीमा हटा दी गई जिससे राज्य संसाधनों का इस्तेमाल आसान हो गया। अब कैंपेन पर खर्च मोदी सरकार, बीजेपी कितना खर्च करती है आप जानते ही हैं। कांग्रेस या विपक्षी दलों के पास चुनाव पर खर्च करने के लिए कितना धन होता है ये भी आप जानते हैं। तो अगर कोई संपन्न
और सत्ता में रूढ़ पार्टी इस तरह की व्यवस्था कर दे कि चाहे जो जितना खर्च कर सकता हो, तो जाहिर है कि वो एडवांटेज में रहेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो जाएगा। मीडिया में पहले ही खत्म हो गया, अब यहाँ भी लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही मोदी जी कर रहे हैं, यही उन्होंने किया। और उन्होंने, ओरबान साहब ने ये भी किया कि राज्य संसाधनों पर जो कब्ज़ा था उनका, यानी पब्लिक जो सिस्टम है उसका भी सपोर्ट उन्होंने अपनी कैंपेन के लिया। जैसे पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर कहने को तो अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं, लेकिन उसमें मोदी जी की फ़ोटो लगा देते हैं। पेट्रोल पंप्स पर आपको ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स मिल जाएंगे। तो प्रचार तो मोदी जी का हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, सत्ता से जुड़े, सत्ता के अंदर काम करने वाले प्रतिष्ठानों का। फिर दूसरा काम उन्होंने वोट खरीदने का और वोटर पर दबाव बनाने का किया। ये भी हम अपने देश में बिल्कुल हूबहू होते हुए देख रहे हैं। मार्च 2026 में एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री आई थी, द प्राइस ऑफ अ वोट, और इसमें ग्रामीण इलाकों में फिदेस ने नकद 80 यूरो बांटे थे, दिए, और ड्रग्स और दूसरे तरह के लालच भी दिए थे। हमारे यहाँ बखूबी हो रहा है। बिहार के चुनाव में किस तरह से धन बटा, हर चुनाव में बिल्कुल मुक्त हस्त से धन बांटती है बीजेपी, मोदी सरकार। पूरा इसका मुकाबला तो विपक्षी दल कर नहीं सकते हैं, और यहीं से उनको लगता है कि हमारी जो स्थिति है बहुत कमज़ोर होती है, उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। फिर मीडिया और प्रोपेगेंडा का भारी इस्तेमाल किया। सरकारी जो मीडिया है वो उनके कब्ज़े में है। राज्य के पैसे से बिलबोर्ड, टीवी एड, ऑनलाइन कैंपेन चलाई गई। फिर ऐसी कहानियाँ फैलाई गईं जैसे हमारी सरकार भी करती है कि अगर हम नहीं जीते तो क्या हो जाएगा, किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया कब्जे कर लेंगे, या चीन हम पर हमला कर देगा और हमारी सरकार सॉफ्ट रहेगी, वो लड़ नहीं पाएगी, वगैरह वगैरह। और मुसलमानों का डर तो सबसे ज़्यादा खड़ा किया जाता है। तो डराने वाली कहानियाँ उन्होंने फैलाई, जैसे सर्बिया में हंगेरियन चुनाव इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम पटक सकते हैं, यूक्रेन से बड़ा खतरा है। ये सब भय खड़े किए गए ताकि मतदाताओं को डराया जा सके, और विपक्ष को न्यूनतम कवरेज दिया गया। फिदेश को स्टेट मीडिया में फ्री प्रमोशन मिला और इनका पूरा 18 महीने तक बहिष्कार किया गया। उनको मौका ही नहीं दिया गया मांग्यार को कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें। विपक्ष पर जासूसी करने और मुकदमे जासूसी की गई और मुकदमे डाले गए, कई तरह के दबाव डाले गए। टिस्डा लीडर जो पीटर माग्यार हैं उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। फेक गर्लफ्रेंड से रिकॉर्डिंग को वायरल करने की कोशिश की गई, उन पर मुकदमे भी किए गए। और नॉमिनेशन वाले फेज में इंडस्ट्रियल स्केल पर सिग्नेचर फर्जरी का मामला कई पार्टियों पर लगाया गया, फिदेश पर भी लगाया गया। माफ़ कीजिएगा। रूस से हस्तक्षेप का आरोप विपक्षी दलों ने लगाया कि इस चुनाव में रूस जो है ओरबान की तरफ से काम कर रहा है। और आपने देखा कि कैसे जेडी वेंस को भेजा ट्रंप ने चुनाव प्रचार के लिए, फिदेश पार्टी के ओरबान के लिए। स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज़ हुआ, ये वहाँ हुआ, हमारे यहाँ भी होता है। जैसे अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री रात को 8:30 बजे आए, उन्होंने आधे घंटे महिला आरक्षण के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाए, जब तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। ये घनघोर रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बैठा है। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि इतना सब इंतज़ाम करने के बाद ओरबान चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, क्यों चुनाव हार गए। यानी लोगों के मन में ऐसा क्या था जो वो पढ़ नहीं पाए, और इतने सारे प्रबंधों के बावजूद ओरबान चुनाव जीतने में नाकाम रहे। तो पहली बात तो ये है कि आप चुनाव प्रचार से चाहे जो भी करते हों, लेकिन मतदाता अंदर ही अंदर समझ रहा होता है कि ये मामला हो क्या, चल क्या रहा है। 16 साल का प्रोपेगेंडा था,
भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी, हमारे यहाँ भी ये सब है। EU फंड्स रुकने से नाराज़गी चरम पर थी, लोग झूठ की फैक्ट्री से ऊब गए थे। और हमारे यहाँ की झूठ की फैक्ट्री कितनी बड़ी है आप सब जानते हैं कि संघ परिवार हो, IT सेल हो, BJP हो, मोदी सरकार हो, ये दिन रात झूठ ही पैदा करते रहते हैं, झूठ ही फैलाते रहते हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये सरकार झूठी है, ये मीडिया झूठा है, और उन्होंने अपनी एक राय बना ली। पीटर माग्यार के रूप में उनको एक क्रेडिबल विकल्प मिल गया और उन्होंने उनकी तरफ रुख किया। पीटर माग्यार ने जब ये सब नहीं रहा तो उन्होंने अपनी जो पूरी कैंपेन है सोशल मीडिया पर चलाई, रैलियां की, ग्रास रूट कैंपेनिंग के जरिए सीधा संपर्क बनाया। यहाँ आप राहुल गांधी की जो कैंपेन शैली है उसको देख सकते हैं कि वो दूरदर्शन की परवाह नहीं करते, वो टीवी चैनलों की परवाह नहीं करते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और आम लोगों से जब तब जाकर मिलकर एक संपर्क बना रहे हैं। और यही पीटर माग्यार ने किया, उसका फ़ायदा मिला। पोलिंग तो स्वतंत्र हुई क्योंकि दुनिया भर के ऑब्जर्वर पहुंचे हुए थे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं थी। हमारे यहाँ ये खतरा है कि पोलिंग में भी धांधली करवा सकता है चुनाव आयोग और काउंटिंग में भी धांधली करवा सकता है। ये खतरा ज़रूर है यहाँ, लेकिन अगर यहाँ भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को अलाउ किया गया तो शायद फिर इलेक्शन कमीशन के लिए ये करना मुश्किल होगा। तो हंगरी में भी वही स्थिति थी, भारत में भी वही स्थिति है। हंगरी में अगर उलटफेर हो सकता है इतने सारी चीज़ों के बावजूद, तो भारत में भी हो सकता है। इसलिए ये मान के चलना गलत है कि इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया है कि कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। प्रधानमंत्री मोदी की डेट ऑफ एक्सपायरी भी तय है। इस गोदी मीडिया की डेट ऑफ एक्सपायरी भी अब आ चुकी है और चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता गंवाई है तो वो तो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें विपक्ष के लिए उम्मीद भी है, बशर्ते वो समझे कि अगर हंगरी मान लिया हंगरी बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसके अपने भी फ़ायदे, इतनी विविधता है कि वो एक नैरेटिव जो प्रधानमंत्री मोदी और उनका सिस्टम बनाने की कोशिश करता है वो लोगों में सब तक पहुंचता भी नहीं है, पहुंचता भी है तो वो हर स्तर पर अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या होती है, उसके वो अपने मतलब निकालते हैं। और इसलिए भारत में भी उतनी ही गुंजाइश, उतने ही अवसर हैं। इन तमाम सीमाओं के बावजूद, इन तमाम हमलों के बावजूद, इन तमाम नियंत्रणों के बावजूद, निरंकुशता और तानाशाही के बावजूद विपक्ष के लिए उम्मीद है और उन लोगों के लिए भी उम्मीद है जो लोकतंत्र चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अन्याय ना हो, एक फेयर प्ले हो चुनाव के दौरान और लोग जो सोचते हैं उसके आधार पर सरकार बने और बिगड़े, वो सिस्टम बना रहे और झूठ के बल पर सत्ता न चले, कारपोरेट के लिए सत्ता न चले, आम लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए सत्ता का इस्तेमाल हो। तो ऐसे लोगों के लिए उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। ये ओरबान की विदाई, हंगरी में नए प्रधानमंत्री का चुना जाना, नई सरकार का बनना, इसका एक संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।